नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रणनीति और इस वक्त सबसे बड़ा न्यूज मेकर है वो ग्लेशियर जिसके टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। इसके अलावा खबरें भूस्खलन से लेकर सियासी संग्राम से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड में इस साल का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के मामले में बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। वो अपडेट भी आपको जल्दी से दे देते हैं। आईटीबीपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। बर्फ में दबे हुए 57 में से 16 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है और 41 मजदूरों का रेस्क्यू अभी किया जाना बाकी है। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक जहां पर हिमस्खलन हुआ है वहां 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यह बताया है, ये जानकारी दी है कि मौसम सामान्य होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरू किया जाएगा। तो 57 में से 16 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन अभी भी मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद बाकी है। 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। मौसम खराब है, मौसम सही होने का इंतजार किया जा रहा है। 16 मजदूरों को निकाल लिया गया। बड़ी खबर, चमोली हादसे से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट। आईटीबीपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया क्योंकि मौसम वहां पर काफी खराब हो चुका है। अपने 4 बंदे जगह चमोली का माणा गांव। समय सुबह के 7:15। ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर बर्फ में दबे। ये दिल दहला देने वाला हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:15 बजे हुआ, जिसमें 57 मजदूर बर्फ में दब गए, जिन्हें बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। तस्वीरों में मजदूरों को रेस्क्यू करते सेना के जवान नजर आ रहे हैं। साथ में बर्फ की कटाई और रास्ता बनाने के लिए जेसीबी मशीन भी दिखाई दे रही है। जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां बर्फ इतनी ज्यादा है कि रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पा रहा था। मजदूरों को रेस्क्यू करने की कुछ तस्वीरें आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम मजदूरों को रेस्क्यू करने में लगी है। जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, सेना एक्शन में आ गई। सुबह 11:30 बजे तक 5 कंटेनरों का पता लगा लिया था और 16 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बचाया था, जिनमें से सभी जीवित थे। हालांकि बचाए गए 16 कर्मियों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबका इलाज चल रहा है। हर तरफ इसी हादसे की चर्चा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के संपर्क में और लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच गए हैं निदेशालय और तमाम अधिकारी मौजूद हैं और इस वक्त आपदा प्रबंधन निदेशालय मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और लगातार अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें, 57 मजदूर सुबह बर्फ में दब गए थे, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, जिनमें से लगभग 10 मजदूरों को फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है, जैसी जानकारी सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हादसे की जानकारी ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि हादसे के समय घटनास्थल पर बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। ये सभी मजदूर बीआरओ के एक ठेकेदार के तहत कार्यरत थे और सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही एवलांच आया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो खुद को बचाने में सफल रहे, लेकिन 57 मजदूर इस बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। तो इस बर्फीले तूफान में अभी भी 41 मजदूरों की जान फंसी हुई है, जिन्हें निकाला जाएगा और कोशिशें लगातार की जा रही है। लेकिन मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर यह हादसा हुआ है, किसकी कितनी दूरी है। आप ये देखिए, माणा जो देश का आखिरी गांव कहा जाता है, देहरादून से उसकी दूरी 329 किलोमीटर थी। देश का पहला गांव माणा, देहरादून से उसकी दूरी 329 किलोमीटर और दिल्ली से माणा की दूरी 530 किलोमीटर।
जहां पर यह हादसा हुआ है, देश का पहला गांव माणा, और वहीं पर यह कुदरत की जो इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत है वो इन मजदूरों पर आन पड़ी है, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है अभी, क्योंकि मौसम वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए इस ऑपरेशन को रोका भी गया है। फिर जब मौसम ठीक होगा तो रेस्क्यू फिर से शुरू होगा और इन 41 मजदूरों को निकालने की कोशिशें भी शुरू की जाएंगी। हादसे के 10 बड़े अपडेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ के करीब माणा में यह बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद इन मजदूरों की जान जो है वो जोखिम में फंस गई। ग्लेशियर टूटने की वजह से बर्फ में 57 मजदूर वहां पर फंस गए थे। 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, जिसके बाद 16 मजदूरों को तो निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 41 मजदूर ऐसे हैं जो बर्फ में दबे हुए हैं और उन्हें निकालना बाकी है। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है। खराब मौसम की वजह से वहां पर मुश्किलें ज्यादा है। उत्तराखंड सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। और अभी ताजा अपडेट के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अतुल चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, फिलहाल मौसम खराब, रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है आपको वहां से? देखिए शिरीन, ताज़ा अपडेट अभी यही है कि ख़राब मौसम के चलते और तेज़ बारिश के चलते जो आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे उनको कैंप में वापस बुला लिया गया, क्योंकि वहाँ पर लगभग 7 से 8 फीट तक जो है वो भारी बर्फ़ जमी हुई है और आईटीबीपी के जवानों को उसमें चलने में बहुत परेशानी हो रही है। जहाँ पर बंकर है, जहाँ पर श्रमिकों के फंसने की संभावना है, आईटीबीपी के जवान वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। काफ़ी बारिश हो रही है, हवा चल रही है, बर्फ़बारी हो रही है। तो फिलहाल प्रशासन ने और शासन ने ये डिसीजन लिया है कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाए, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है और 2 दिन तक भारी बर्फबारी होगी। एक दिन आज ख़त्म हो चुका है और कल का दिन भी भारी बर्फबारी और बारिश का है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन करना तो चाहती है, लेकिन मौसम उनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम एक बड़ी रुकावट बन रहा है। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं बर्फबारी का कहर। मौसम बेमिसाल से करीब है, ये कश्मीर है। ये किसानों और बागवानों के लिए बहुत ही बढ़िया है। सेब की फसल जो है अच्छी होने की उम्मीद है। पेरिस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कहीं भी आप जाओ इससे खूबसूरत मौसम आपको नहीं मिलेगा। स्विट्जरलैंड से अच्छा ये कश्मीर है हमारा। देखिए, उत्तराखंड में हादसे का अपडेट आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं फरवरी के महीने में कैसे बर्फबारी ने उत्तर भारत में मौसम का मिजाज ही बदल कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी से मुसीबत बढ़ गई है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी से जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। जब मैदान से लेकर पहाड़ तक स्वेटर, रजाई, कंबल ये सब संभालने का वक्त आ गया था, तब मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि पहाड़ों में कपकपाने वाली ठंड शुरू हो गई और इसका असर मैदान में भी नजर आ रहा है। जाता हुआ फरवरी भारी बर्फबारी लेकर आया। उत्तर भारत के 3 पहाड़ी राज्यों में फरवरी का अंत बर्फ का आतंक लेकर आया है। पहाड़ों पर बर्फबारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी प्रचंड हो रही है। आज आपको एक एक तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। पहाड़ों की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ ने घुसपैठ कर ली है। तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं। लाहौल स्पीति की तिंदी पंचायत में ग्लेशियर टूट गया और बर्फ नाले में पानी की तरह बहने लगी। बता दें कि लाहौल में पिछले 48 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। अब लाहौल से आई इस तस्वीर को देखिए। भारी बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। हर जगह बर्फ ही बर्फ है। रास्तों को साफ कराया जा रहा है।
अब लाहौल स्पीति से किन्नौर चलते हैं। यहाँ यांगपा नाले में ग्लेशियर टूट गया और लगातार बर्फ पानी की तरह बहने लगा। देश के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट में से एक मनाली में लोग बारिश का मजा लेते नजर आए। चंबा पांगी की इन तस्वीरों को देखिए कैसे खूबसूरत नजारा दिख रहा है। आप घर बैठकर फरवरी में आए इस बर्फीले मौसम के मजे लीजिए। ऐसी ही तस्वीरें शिमला से भी आईं। राज्य की राजधानी भी फरवरी महीने में बर्फबारी से बेहद ही खूबसूरत दिख रही है। सुंदर तस्वीरों के बीच शिमला में बर्फबारी आफत भी बन गई। सड़कों पर बर्फ पड़ी है और उसे हटाने के लिए जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 नेशनल हाईवे समेत 218 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। अभी आने वाले कुछ दिन शिमला के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो हाई से वहाँ पे बर्फबारी दर्ज की गई है। जो मैदानी और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे मॉडरेट से लेकर हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। और जो मैदानी क्षेत्र है, जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और हाईज में बर्फबारी भी हो सकती है इसी दौरान। हिमाचल प्रदेश के बाद अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिए। तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां भारी बर्फबारी से पूरा इलाका ढक गया है। तस्वीरें देखने में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन सड़कें बंद पड़ी हैं, आवाजाही रुक गई। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। कश्मीर से आई दूसरी तस्वीर सोनमर्ग की देखिए। इधर देखो उधर देखो, जहां देखो वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जम्मू कश्मीर का डोडा जिला भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। तस्वीर गवाही दे रही है कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। गंडो भलेसा पर्वत पर बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही। बर्फ किसी के लिए आफत तो किसी के लिए राहत लेकर आया। बारामूला में लगातार बर्फबारी से आवाजाही ठप पड़ी है, जनजीवन पर ब्रेक लग गया है। लेकिन इन सब के बीच स्थानीय लोग खुश हैं। क्यों? उन्हीं से सुनिए। बर्फ भी होगी, बारिश भी पड़ गया, अब हमारी नए से सेब बाग वगैरह सब ठीक हो जाएगी। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जी, उसके हवाले से भी बहुत अहम है। आपको बता दें कि 55 दिनों के इंतजार के बाद कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी से गहराता जल संकट खत्म होने की उम्मीद जगी है। शीतकालीन छुट्टियां 5 मार्च तक बढ़ा दी गई हैं। श्रीनगर से एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। करीब 55 दिन के अंतराल के बाद आखिर कुदरत कश्मीर घाटी पर एक बार फिर मेहरबान हो गई और बर्फबारी का सिलसिला जो है पिछले 48 घंटों से पूरी कश्मीर घाटी में जारी है। श्रीनगर में अभी आज रात में एक हल्की बर्फबारी हुई, जो आप देख सकते हैं कि एक बर्फ की एक महीन सी परत, तकरीबन 2-2.5 इंच के बर्फ की परत जो है हर तरफ दिख रही है। और मौसम में रुख बदला तो केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में भी जमकर बर्फ गिर रही है, जिससे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं। चमोली में लगातार बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। लगातार बर्फ गिर रही है, जिससे किसी को खुशी और किसी को मुश्किल हो रही है। अब उत्तर काशी के इन खूबसूरत नजारों को देखिए। पूरे उत्तर काशी ने सफेद चादर ओढ़ी हुई है। जिधर देखिए उधर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये गंगोत्री धाम है। पूरा मंदिर इस वक्त सफेद हो रखा है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। राजधानी देहरादून के ऊपरी इलाके विकासनगर और चक्राता में जमकर बर्फबारी और बारिश से लोगों को घर पर कैद होने को मजबूर कर दिया है। एक तरफ सफेद आफत है तो दूसरी तरफ बाढ़ का कहर है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सैलाब तांडव मचाए हुए, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं और अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। क्योंकि बाढ़ की तस्वीरें डराने वाली हैं। कहीं गाड़ियां बह गई तो कहीं जिंदगी की आफत में फंस गई। सैलाबी फरवरी, बाढ़ से हड़बड़ी। आसमानी चक्रव्यूह, तबाही का 360 डिग्री व्यू। कुल्लू, मंडी, कठुआ, जम्मू महीना फरवरी का है।
लेकिन नजारा जुलाई जैसा, क्योंकि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ तबाही और बाढ़ नजर आएगी। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां भूतनाथ नाले में ऐसा उफान आया कि अपने साथ दर्जनों गाड़ियों को बहाकर ले गया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कई गाड़ियां बाढ़ के चक्रव्यूह में फंसी हैं, तो कई मलबे में बंधक बनी हुई हैं। कुल्लू में सिर्फ बाढ़ नहीं आई है, आफत भी भयंकर आई है, क्योंकि पहाड़ पर जब भी किसी नाले में उफान आता है तो अपने साथ मलबा भी लाता है, जिससे आसपास का पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है। हिमाचल के कुल्लू में मौसम के यू टर्न और कुदरत के सितम की अब इस तस्वीर को देखिए। ये कुल्लू का अरोमा क्लासिक होटल है। अगर आप भी कभी कुल्लू गए होंगे तो इस होटल में कभी न कभी ठहरे जरूर होंगे, जिसकी सीढ़ियों से बाढ़ का पानी ऐसा बह रहा है जैसे मानो ये होटल ना हो कोई झरना हो। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। असर मंडी के पंडोड डैम पर भी दिखाई दे रहा है, जिसका जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़कें, गली मोहल्ले सब पानी से भरे हुए हैं। पंडोह डैम का एक गेट खोलकर 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और करीब 2200 क्यूसेक पानी बग्गी सुरंग में छोड़ा गया है, ताकि डैम ओवरफ्लो ना हो। वहीं जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जो लगातार लोगों को व्यास नदी के किनारे न जाने की अपील कर रहा है। जैसा हाल हिमाचल का है वैसा जम्मू कश्मीर का है। यहाँ कठुआ में लगातार बारिश से उज्ज दरिया का जल स्तर अचानक बढ़ गया है और 11 मजदूर बाढ़ में फंस गए हैं। हालांकि जैसे ही खबर मिली, पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ बचाव दल मौके पर पहुंच गए और बिना वक्त गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद मशीनों और रेस्क्यू टीम की मदद से सभी 11 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस समय तवी नदी के किनारे हूं, तवी नदी के पुल पर हूं और आप देख सकते हैं कि इस बारिश से तवी नदी किस तरह से उफान पर आ गई है। आम दिनों में तवी नदी में जल स्तर लगभग 0 के आसपास होता है और इस बारिश के चलते किस तरह से तवी नदी पानी से लबरेज हो गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं एक रेस्क्यू ऑपरेशन जम्मू में भी चलाना पड़ा, जहां बारिश के बाद जम्मू तवी नदी उफान पर आ गई, जिसमें एक शख्स लहरों के बीच फंस गया। हालांकि एनडीआरएफ और जम्मू पुलिस ने बोट की मदद से उसे बचा लिया। जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर और जम्मू डोडा किश्तवाड़ हाईवे बंद हैं। वहीं बचाव दल अलर्ट मोड पर है। जम्मू में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ ने उफनती नदियों से बचाया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर मौसम को यह हुआ क्या है, क्योंकि पहाड़ पर बर्फबारी है तो मैदान में बाढ़ का सितम। आमतौर पर यह हाल जून जुलाई में होता है, लेकिन फरवरी मार्च में समझ से परे है। बात अब करेंगे, देखिए कि किस तरीके से सियासत जो है वो बिहार में अब लगातार जो आगे बढ़ रही है। अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सियासी हलचल जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से सियासी हलचल पैदा हो रही है। बिहार की 3 तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। तीनों तस्वीरों का अलग अलग संदेश है। पहली तस्वीर पटना में आयोजित दलित समागम की है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ 5 मिनट ही रुके। ऐसा क्यों किया, आगे आपको बताएंगे पूरी खबर। दूसरी तस्वीर निशांत और तेजस्वी की है। निशांत और जेडीयू को लेकर तेजस्वी के बयान से बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। और तीसरी तस्वीर नीतीश की है। पीएम मोदी ने उन्हें बिहार का लाडला कहा, लेकिन बीजेपी के एक मंत्री के बयान से यह सवाल उठने लगा कि बिहार का लाडला है कौन। इसका जवाब समझने से पहले आप देखिए निशांत और बीजेपी को लेकर तेजस्वी के बयान से उठे सियासी तूफान पर पूरी रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासी पारी को लेकर बिहार में सियासी उबाल है।
बिहार में विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले तेजस्वी यादव के दावे से हलचल बढ़ गई है। हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया, बल्कि दावा किया कि जेडीयू के कई नेताओं का नीतीश से मोहभंग हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए, कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। गांव की कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, क्योंकि लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते। वहीं निशांत कुमार के पॉलिटिकल डेब्यू के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि फैसला नीतीश कुमार लेंगे। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि आगे की राजनीति में किनको लाना नहीं लाना, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। अब सवाल है कि जेडीयू और निशांत को लेकर तेजस्वी यादव के दावों से जो सियासी तूफान उठा है उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि अगर निशांत पार्टी का कमान नहीं संभालेंगे तो नुकसान होगा। करेंगे तो पार्टी कैसे क्या होगा, पार्टी आएगा करेंगे, नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। तो निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, इसको लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी तक ना तो नीतीश कुमार ने इस पर कुछ कहा है और ना ही निशांत ने, लेकिन 22 फरवरी से निशांत कुमार के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। पिता नीतीश को फिर से जिताने की अपील कर रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सियासत में एंट्री का संकेत है? 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार के भागलपुर दौरे पर आए थे। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पीएम की तारीफ पर पत्रकारों ने जब निशांत कुमार से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मंत्री बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। इसके बाद निशांत ने साफ साफ कहा कि 2025 के चुनाव में उनके पिता को सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए। राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें, विकास किया है पिताजी ने, एनडीए भी घोषित करें। निशांत से जब पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आएंगे तो उन्होंने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील जरूर कर दी। ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। आरजेडी ज्वाइन करने के ऑफर पर निशांत कुमार ने कहा कि ये तो जनता को तय करना है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे बातें हैं। निशांत भले ही राजनीति में आने के सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन पिता नीतीश को फिर से एनडीए का सीएम फेस घोषित करने की मांग बार बार कर रहे हैं। पार्टी के लोगों से भी प्रचार के लिए अपील कर रहे हैं। इस तरह से निशांत राजनीति में ना होते हुए भी सियासी चर्चा में बने हुए हैं। तो निशांत कुमार को लेकर खूब सियासी बयानबाजी हो रही है और इसी बीच एक बार निशांत कुमार की प्रोफाइल जरा आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए, निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पिता नीतीश भी इंजीनियर थे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है। लो प्रोफाइल रहकर आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। पिता मुख्यमंत्री हैं, फिर भी राजनीति से उन्होंने हमेशा दूरी बनाकर रखी। 2015 में पिता नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह के समय एक राजनीतिक समारोह में उन्हें देखा गया था। 25 फरवरी 2017 को निशांत ने कहा था, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है और ना ही इसके क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी है। मेरा पहला प्यार आध्यात्म और फिलहाल मैं आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया है। लेकिन पिछले 2 महीने में मीडिया से कई दफा बात करते हुए भी निशांत दिखाई दिए हैं और इसीलिए जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, निशांत की सियासी एंट्री के सवाल को लेकर एबीपी न्यूज ने बीजेपी, जेडीयू और विपक्ष के कई नेताओं से बात की है।
हमने पूछा कि क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए, तो विधायकों ने क्या कहा, ये रिपोर्ट आप देखिए। निशांत कुमार के पॉलिटिकल डेब्यू पर पहले बिहार के विधायकों को सुनिए, फिर हम आम जनता की बात सुनाएंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र के धरती पर जन्म लेने वाले लोकतंत्र के तपस्वियों को कोई रोकने की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। कोई किसी को नहीं रोक रहा है। ये देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी सबको व्यवस्था दिए हैं और सब व्यवस्था में कायम रहेंगे। वो निशांत आ रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं। जदयू का मैटर है तो जदयू वाले जानेंगे, भारतीय जनता पार्टी में तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। देखिए तेजस्वी का तो नाम ही बेकार ले रहे हैं ना, तेजस्वी अब है कहीं, सीन में है कहीं, उनका तो बंटाधार हो गया। बीजेपी ने तेजस्वी के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने तेजस्वी के बयान को दोहराया है। हम लोग कभी किसी को रोकना नहीं चाहते हैं और जनता के दिमाग में भी ये बात हो रही है कि बीजेपी वाले ऐसा ही काम करेंगे, नीतीश को खत्म करेंगे। क्या निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, इस सवाल पर एबीपी न्यूज ने आम जनता की राय भी जानने की कोशिश की। देखिए उसका अपना व्यक्तिगत सोच है क्या आना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है। अगर शिक्षा में सुधार की बात आएगी और शिक्षा में सुधार करेंगे तो आना उनका चाहिए। किसी को यहाँ पे रोक नहीं है, जो अगर नॉलेजफुल आदमी है सभी का स्वागत है। निशांत पर सभी दल के नेता विधायकों के साथ आम जनता भी चाहती है कि निशांत कुमार राजनीति में आए। लेकिन निशांत कुमार ने एक हफ्ते में कई बार अपने पिता नीतीश को एनडीए का चेहरा बनाने की बात कही है। हाल ही में पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले 22 फरवरी को मीडिया से बातचीत में नीतीश को फेस बनाने की अपील की थी। भागलपुर में पीएम मोदी की रैली होने के बाद 25 फरवरी को पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी कहा कि नीतीश को सीएम फेस घोषित करे एनडीए। अब सवाल है, एनडीए नीतीश को इस बार सीएम फेस बनाएगी? हालांकि पीएम ने उन्हें बिहार का लाडला कहा है, फिर भी निशांत क्यों बार बार एनडीए से अपने पिता को सीएम फेस बनाने की मांग कर रहे हैं? पीएम मोदी ने भले ही भागलपुर की रैली में नीतीश कुमार को बिहार का लाडला बताया, लेकिन 2025 में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, इस पर अब भी संशय है, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार का कहना है कि सीएम फेस पर फैसला पांचों दल के विधायक करेंगे। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे, यही प्रक्रिया है। जाकर के चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार चुनाव के बाद चेहरे पर फैसला करने की बात कह रहे हैं, लेकिन 25 फरवरी को बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा था नीतीश ही चेहरा है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और वह पिछले 20 वर्षों से, इसमें विवाद क्या है? ना कोई विवाद है ना कोई बात है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 चुनाव के बाद भी क्या नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, ये सवाल है। एकदम रहेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे लाडले नीतीश। अब लाडला किसको बोला जाता है आप सोच सकते हैं। 2025 का चुनाव जीतने पर अगर नीतीश ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो मंत्री प्रेम कुमार क्यों कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सीएम फेस पर फैसला होगा? बीजेपी के नेता दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हीं वजहों से निशांत बार बार फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से पटना में दलित समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, लेकिन 5 मिनट में ही लौट गए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से पटना के गांधी मैदान में दलित समागम रैली का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी पहुंचे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार मंच पर सिर्फ 5 मिनट तक ही रुके और पार्टी मीटिंग का हवाला देकर तुरंत लौट गए। बधाई देने के लिए आए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। जीतन राम मांझी ने 2025 विधानसभा चुनाव में दलितों को एकजुट करने के लिए दलित समागम रैली का आयोजन किया था। मंच से मांझी ने आह्वान भी किया कि 2025 के चुनाव में एकजुट होकर लड़ना होगा ताकि एनडीए की सरकार फिर से बने। मांझी ने कहा, एनडीए सरकार बनेगी तभी दलितों का काम हो पाएगा, लेकिन इतने बड़े दलित समागम में नीतीश कुमार सिर्फ 5 मिनट ही क्यों रुके? क्या जीतन राम मांझी से सियासी अदावत इसकी वजह है? और इस वक्त आपको उत्तराखंड के चमोली हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी दे दूं। अब तक 32 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। डीएम ने इस बात की जानकारी दी है, रेस्क्यू कर मजदूरों को आईटीबीपी के कैंप में लाया गया है। हालांकि अब भी 25 मजदूर बर्फ में फंसे हुए हैं, लेकिन उनका रेस्क्यू मौसम खराब होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। कल फिर से यह ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। खराब मौसम के कारण आईटीबीपी ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोका है, लेकिन अब तक 32 मजदूरों का रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया गया है। और डीएम ने यह आधिकारिक जानकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई दी है। 25 मजदूर अब बचे हैं बर्फ में फंसे हुए, जिन्हें निकालना बाकी है। मौसम खराब हो चला है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। एक बार फिर कल सुबह से कोशिशें शुरू होंगी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन तमाम फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की। लेकिन अब जो मजदूर रेस्क्यू कर लिए गए हैं उनकी संख्या 25 बताई जा रही है। खुद डीएम ने इसकी जानकारी दी है, ये बताते हुए कि 25 मजदूर बर्फ में फंसे हैं, लेकिन 32 का रेस्क्यू कर लिया गया है। इस हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। तो 32 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी 25 निकाले जाने बाकी हैं। ठीक है, हथकड़ी लगाकर अमेरिका से डिपोर्ट किए गए प्रवासी भारतीयों का मुद्दा अब बिहार की राजनीति का पारा बढ़ा रहा है। बिहार विधानसभा के बाहर सीपीआई एमएल के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में हथकड़ी और जुबान पर भारत स्वाभिमान का नारा। अमेरिका से हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट किए गए प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर सीपीआई-एमएल के विधायकों ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। आरोप है कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये भी दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर इस मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाया तक नहीं। पूरे देश का अपमान मोदी सरकार करा रही है। प्रवासी जो भारतीय हैं अमेरिका से, आपने देखा कि कैसे 104 प्रवासी भारतीयों को हाथ में हथकड़ी लगा करके, बेड़ी लगा करके भारत लौटाया गया। इस तरह के अपमान पर मोदी जो है उसका एक शब्द विरोध नहीं किया। कोई डकैती नहीं कर रहे थे, अपराध नहीं कर रहे थे। इसके उनको जिस तरह से शर्मनाक हालत में हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया पहना के भेजा गया, भारत सरकार ने कोई विरोध नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने कोई विरोध नहीं किया। हम मानते हैं ये हमारे देश के स्वाभिमान के साथ समझौता है, स्वाभिमान का अपमान है, हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है अमेरिका। जब से अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता और विधायक हाथ में हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन कर विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की कमजोरी का संदेश दे रहे हैं। इधर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम निर्देश भी जारी किए। बड़ी खबर इससे जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। महत्वपूर्ण फैसला जिससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ। निर्माण के लिए दिल्ली पुलिस की परमिशन लेना जरूरी, घुसपैठ के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा, घुसपैठियों की पहचान कर डिपोर्ट के निर्देश जो हैं वो दिए जाएं। दिल्ली के नजरिए से ये तस्वीर अहम है क्योंकि पिछले 12 साल में ये पहला मौका है जब दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी की बैठक हुई। मीटिंग में केंद्रीय सचिव और आईबी चीफ के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, दिल्ली सरकार और पुलिस के बीच तालमेल, रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर एक्शन समेत राजधानी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महिला सुरक्षा पे भी प्राथमिक चर्चा हुई। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन
उस विषय पे चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय गैंग दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर केंद्र सरकार के साथ तालमेल न बनाने का आरोप लगाया। रेखा गुप्ता ने दावा किया है, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाने के लिए अब हर महीने बैठक होगी। और देखिए, दिल्ली सरकार ने आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी। इस रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में कई खामियां सामने आई। 3 दिन के अंदर रेखा गुप्ता सरकार ने दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश कर आम आदमी पार्टी पर बड़ी चोट की है। विधानसभा में पेश दूसरी सीएजी रिपोर्ट स्वास्थ्य से जुड़ी है, जिसमें दर्ज आंकड़े स्वास्थ्य क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के दावों के बिल्कुल उलट हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, आप सरकार ने कोविड फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया। कोविड में केंद्र सरकार ने 789.91 करोड़ रुपए दिए, लेकिन आप सरकार 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग में 8,194 पद खाली हैं। नर्सिंग स्टाफ की 21% की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी। 2 बड़े अस्पतालों में 50% से 74% डॉक्टर कम। जिन मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक वो खुद ही बीमार हैं। कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कहीं बिजली बैकअप नदारद है। 6 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जहां मरीज की जांच के लिए टेबल तक नहीं है। तो सीएजी रिपोर्ट में अस्पतालों की निर्माण में देरी और बजट बढ़ने की बात भी सामने आई है, जिस पर आम आदमी पार्टी सरकार पर निर्माण में धांधली के आरोप भी लग रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंदिरा गांधी अस्पताल के निर्माण में 5 साल की देरी हुई, जिससे लागत 314 करोड़ रुपए बढ़ गई। बुराड़ी अस्पताल के निर्माण में 6 साल की देरी हुई, लागत 41 करोड़ 26 लाख बढ़ गई। यहाँ एमए डेंटल अस्पताल के फेज 2 के निर्माण में 3 साल की देरी हुई और लागत 36 करोड़ 36 लाख बढ़ गई। सीएजी रिपोर्ट में राजधानी के 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू सेवा न होने की बात भी सामने आई है। वहीं 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक न होने की बात भी कही गई है और इन तमाम खामियों का खुलासा इस सीएजी रिपोर्ट की वजह से ही हुआ है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि कई बड़ी खामियां ये बताती हैं कि लापरवाही इन निर्माण कार्यों में लेकर हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट 3,218 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। शेयर बाजार में गिरावट इतनी तेज थी कि सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आज सेंसेक्स में 1,414 अंक गिरकर 73,198 अंक पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 420 अंकों का गोता लगाया। निफ्टी 22,125 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट से निवेशकों को 9.8 लाख करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही निफ्टी ने गिरावट के मामले में 28 सालों का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये 1996 के बाद पहली बार है जब लगातार 5 महीने निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ है। फरवरी में 20 दिन मार्केट खुला है और इस दौरान सिर्फ 5 दिन बाजार में तेजी देखी गई। बाकी 15 दिन जो है वो मार्केट में गिरावट ही दर्ज की गई है। 1 फरवरी को सेंसेक्स 77,505 के स्तर पर था, जो कि आज 73,198 के स्तर पर पहुंच गया। यानी 1 महीने में सेंसेक्स 4,307 अंक गिर चुका है। इस दौरान बीएसई में लिस्ट शेयर्स में निवेश करने वाले निवेशकों को कुल 40.8 लाख करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। और फरवरी के आखिरी दिन मार्केट में गिरावट के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ वाले बयानों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है, इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।